हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी जून की मंथली मैगजीन कर रहे थे। इसमें हमने ऑलरेडी अपने 4 सेक्शंस कर लिए हैं, दैट इज़ द पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड द सिक्योरिटी। और एनवायरनमेंट में भी हमने पहले 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। जो थर्ड टॉपिक आप भी स्टार्ट करते हैं, लॉस ऑफ आइस कवर इन द आर्कटिक सी। अभी जो है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च ने एक स्टडी करी है। उसने देखा है कि पिछले लास्ट 41 ईयर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक सी की जो आइस है उसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है। ठीक है, अभी जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है वो है क्या, देखो ये 1998 में एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है। ये ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है पोलर रीजन में या फिर साउथर्न ओशन रिलैम्स में, उनको क्या करता है, कैरी आउट करता है। ये हमारे मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया के स्टेशन है अंटार्कटिका में भी है, आर्कटिक में भी है। ठीक है, उन दोनों को मेंटेन करता है। अंटार्कटिका में हमारे इंडिया के जो 2 स्टेशन हैं उनका नाम है मैत्री एंड भारती, और आर्कटिक में जो स्टेशन का नाम है हिमाद्री। गाइस, ये आपको पता होना चाहिए पहली बार। ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अंटार्कटिका में इंडिया के कौन कौन से स्टेशन है, दैट इज़ द मैत्री एंड भारती। और आपको आर्कटिक का भी पता होना चाहिए, हिमाद्री हमारा आर्कटिक में हमारा स्टेशन है। ठीक है, अब जो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च ने क्या स्टडी करी है जरा ये पढ़ लेते हैं। इसने नोट किया है कि जो 1979 से 2018 के बीच में जो सी आइस है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना रेट, 4.7% के रेट से वो हर 10 साल में घटा है। जबकि ये देखा गया है जुलाई 2019 में वो 13% हमारा जो सी आइस कवर है वो क्या डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, देखो सी आइस क्या होता है, देखो जो सी वाटर है वो फ्रोजन सी वाटर को ही हम बोलते हैं सी आइस बोलते हैं, जो कि ओशन के सरफेस पे होता है। जो सी आइस है वो आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों में होता है। समर में क्या होता है, ये थोड़ा सा पिघलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा, मतलब कि अगर इसी रेट से जो आइस है वो पिघलती रही, तो देखा जाएगा 2050 तक बिल्कुल भी आइस नहीं रहेगी आर्कटिक सी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ आइस लॉस है ड्यूरिंग समर्स वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, आर्कटिक सी का रैपिड डिक्लाइन होने की वजह से क्या है, हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वो भी बढ़ेंगे और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेंगी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे आइस है या फिर फॉरेस्ट हैं या फिर जो ओशंस हैं वो हमारे कार्बन कैप्चर के एक तरह के कार्बन कैप्चर करते हैं। अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं या आइस हमारी मेल्ट होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जो कार्बन कैप्चर की होती है ना वो भी एमिट होती है। इस वजह से अगर इकोसिस्टम में कहीं भी हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो कार्बन एमिशन सबसे पहले बढ़ेंगे और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब क्या है, अगर ऐसी आइस कवर डिक्लाइन होता रहा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो रीजनल वेदर पे पड़ेगा। ठीक है, इवेपोरेशन रेट पे पड़ेगा, एयर ह्यूमिडिटी पे पड़ेगा, क्लाउड कवर पे पड़ेगा, और जो आसपास के जो रीजन्स हैं उनकी रेनफॉल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये या तो बहुत एक्सट्रीम होंगी या फिर होगी ही नहीं। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में देखा गया है जो सिबेरियन रीजन है वहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, हीट वेव देखने को मिल रही है। ठीक है, आर्कटिक ओशन के बारे में देख लेते हैं। जो आर्कटिक ओशन है वो अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट बॉडी में, आपको पता है आर्कटिक ओशन हमारे नॉर्दर्न है, अंटार्कटिका हमारा साउथर्न मोस्ट है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशन है। ये कुछ कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर किया है, ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का एंड रशिया, एंड इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस। मेजोरिटी ऑफ ईयर में ये आइस से पूरा कवर होता है। कुछ मार्जिनल सीज भी हैं, दैट इज़ द चुक्ची सी, ईस्ट सिबेरियन सी, लाप्टेव सी, कारा सी, बेरेंट सी, व्हाइट सी, ग्रीनलैंड एंड ब्यूफोर्ट, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, चुक्ची सी, ब्यूफोर्ट सी, ईस्ट सिबेरियन सी। ठीक है, ये सारे सीज हैं जो इसको बॉर्डर करते हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट, अब जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं जो सी में आई मीन जो आइस में रहते हैं तो उन लोगों का हैबिटेट भी क्या है, उजड़ेगा, जिस वजह से क्या है ह्यूमंस और पोलर बियर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोस्टल इरोजन होगा, अब जिस वजह से जो आइस है वो मेल्ट होगी तो क्या आएगा, सी लेवल बढ़ेगा और इस वजह से रैपिड कोस्टल इरोजन हमें देखने को मिलेगा। ग्लोबल क्लाइमेट पे देखो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आर्कटिक में जो ओशन सर्कुलेशन है, मतलब जो ओशन करंट्स है वो ड्राइव किसकी वजह से होती है, सॉल्टी वाटर की वजह से या फिर डेंस वाटर की वजह से होते हैं। ठीक है, अब जो फ्रेश मेल्ट वाटर जब पिघलेगा ग्रीनलैंड आइस से तो क्या करेगा, वो ओशन करंट्स कहीं ना कहीं क्या होंगी, हमारी इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि वो डेंस वाटर क्या होएगा, वो अब डेंसिटी उसकी कम होएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस वजह से हमें देखने को मिलेगा ओशन करंट की डायरेक्शन चेंज होने से अनप्रिडिक्टेबल कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, जैसे लोअर लैटिट्यूड्स में कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं या ड्रॉट्स हो सकती हैं। देखो गाइस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ हो रही है एक्सट्रीम में हो रही है, अगर गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हर चीज़ हो रही है एक्सट्रीम हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल क्या है, आइस एल्बेडो फीडबैक। अब क्या है, जो सी आइस है उसके हाइयर एल्बेडो होता है देन ओशन वाटर। गाइस, एल्बेडो का मतलब क्या होता है, जैसे ये सनलाइट आ रही है
तो वो लाइट जो बिना एब्जॉर्ब किए गए रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसे एल्बेडो बोलते हैं। जो वाटर होता है ना, जो नॉर्मल ओशन वाटर होता है, वो क्या करती है, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जबकि आइस है वो उतना वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये है कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा वाटर को वार्म करती है एज़ कम्पेयर टू आइस। अभी क्या है, पर धीरे धीरे जब आइस मेल्ट होएगी तो ज़्यादा ज़्यादा पानी बनेगा। अब पानी बनने की वजह से क्या है, वाटर जो सनलाइट है वो ज़्यादा ज़्यादा उसको वार्म करेगी एज़ कम्पेयर टू आइस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होएगा, इट विल एक्सपोज मोर डार्क वाटर, ठीक है। तो यही बात करिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो, जो आर्कटिक सी आइस है वो हमारे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है और ये हर एक लैटिट्यूड पे रहने वाली कम्युनिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर आर्कटिक सी आइस से जो भी लॉस हुआ है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैं उन्हें रिड्यूस करके, या फिर जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व करके, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेचुरल बैरियर्स टू नेचुरल डिजास्टर्स। अभी क्या आपको पता है, साइक्लोन अम्फान आया था जिसने वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो वेस्ट बंगाल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अंदर वो क्या करेगा, 5 करोड़ मैंग्रोव ट्रीज को जहाँ पे साइक्लोन हिट हुए सुंदरबंस, वहाँ पे क्या करेगा, प्लांट करेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू प्लांट 5 करोड़ मैंग्रोव ट्रीज इन साइक्लोन हिट सुंदरबन। अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी पावरफुल साइक्लोन अम्फान आया है जिसने इंडिया और बांग्लादेश को स्ट्रक किया लास्ट मंथ। वो क्या है, वो वास्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबंस का, वहाँ से होके गुजरा है। इसमें देखा गया जो 4200 स्क्वायर किलोमीटर का सुंदरबन फॉरेस्ट है उसमें से उसने 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को क्या किया, डिस्ट्रक्ट किया है। हैंस द प्रेजेंट प्लांटेशन ड्राइव एम टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन अ मंथ। जो अभी हमारा प्रेजेंट प्लांटेशन है कि हम 5 करोड़ प्लांट्स मैंग्रोव ट्रीज को प्लांट करेंगे, वो ये है कि 1 महीने में क्या कर देंगे, हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। देखो, मैंग्रोव किस तरह का नेचुरल बैरियर है, किस तरह से हमें साइक्लोन से प्रिवेंट कर सकता है, वही देखेंगे। देखो, हमने ये पता मतलब कि हमने ये एविडेंस मिला है कि जो मैंग्रोव्स और कुछ जो अदर नेचुरल बैरियर्स मतलब कि जैसे आप एफोरेस्टेशन करते हो, प्लांट्स करते हो, मतलब प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हो, तो ये एक तरह से क्या ही हमारे नेचुरल बैरियर हैं। तो अगर ये क्या करते हैं, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो there is a growing evidence that the mangroves and other natural barriers are critical components in the overall resilience of coastal areas, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ को जल्दी से जल्दी रिकवर क्विकली करने में हमें कहीं ना कहीं जो मैंग्रोव्स या जो नेचुरल बैरियर्स हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो सुनामी, साइक्लोन से और भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नहीं तो मिटिगेट तो कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वेटलैंड जो कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल शोर्स या एस्टुरीज में जो पर्टिकुलरली वहाँ उगते हैं या उगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो हम ह्यूमन लाइफ को डैमेज है या प्रॉपर्टी को डैमेज है उसे क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। मतलब ये अगर अच्छे से ख़त्म नहीं करते तो मिनिमाइज़ तो करती हैं, क्योंकि ये एक तरह का बैरियर एक्ट करता है अगेंस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर जैसे टाइफून, साइक्लोन, ह्यूरिकेन एंड सुनामी। अब सुंदरबंस हैं वो उसमें थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एक तरह का शील्ड की तरह काम करता है, मतलब आपकी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। क्योंकि मैंग्रोव सिर्फ क्या करता है, विंड की स्पीड को रिड्यूस नहीं करता, वो बल्कि क्या करता है, जो वेव्स हैं उन्हें ब्रेक करता है, और जो स्टॉर्म होता है ना उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो सर्ज है उसको ट्रिगर करता है। मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा हाइट में जा रही है, ये बहुत तेज़ी से हो रही है, तो उसको भी स्टॉर्म को क्या कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। देखो, जो लोकेशन और कर्वेचर है सुंदरबन डेल्टा की, ये देखी गई है बहुत सारे केसेस में। क्या होता है, साइक्लोन क्या है, पहले सुंदरबन को हिट कर लेता है, मैंग्रोव को हिट करके क्या करता है, वो बांग्लादेश की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए जो बुलबुल साइक्लोन आया था 2019 में, उसमें भी ये हुआ था, पहले वो मैंग्रोव डेल्टा को हिट करके फिर बांग्लादेश की तरफ क्या हो गया था, डाइवर्ट हो गया था। मतलब कि इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था वो बच गया था मैंग्रोव से, क्योंकि उसने क्या है ना, मैंग्रोव्स ने क्या किया, एक बैरियर की तरह एक्ट किया और उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर दिया किसकी तरफ, बांग्लादेश की तरफ, ठीक है, जिस वजह से वेस्ट बंगाल क्या बच गया, ठीक है। यही बात वो कहना चाह रहे हैं, किस तरह जो मैंग्रोव्स हैं वो एक तरह नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उड़ीसा में भी ये देखा गया है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, उसने भी क्या कह रहा है, जो बहुत मतलब कि बहुत तेज़ी जो हाई वेलोसिटी विंड्स हैं और साइक्लोन अम्फान से क्या किया, उड़ीसा की कोस्ट को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको। इन्होंने बताया कि जो उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो उसने क्या किया, जो हाई वेलोसिटी विंड्स आई थी और जो साइक्लोन अम्फान आया था उसको कहीं ना कहीं क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। इवन कि 1999 में भी एक सुपर साइक्लोन आया था, तो एरिया ने क्या किया था, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसने क्या किया था, इस एरिया को काफ़ी सेव किया था, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि मैंग्रोव से कितने फ़ायदे हैं, किस तरह से वो आपको हर एक डिज़ास्टर से प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट नहीं तो मिनिमाइज़ कितना आपका जो लॉस हो सकता है उस लॉस को कितना मिनिमाइज़ करें। देखो नेचुरल बैरियर्स टू डिज़ास्टर, किस तरह से ये जो बायोशील्ड्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। देखो कोई ना, देखो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज है, आपको पता है इकोसिस्टम और डिज़ास्टर में पूरा लिंकेज है। आप कहीं भी इकोसिस्टम को मतलब कि डैमेज करते हो तो क्या करता है, नेचर आपके साथ उल्टा खेलती ही खेलती है, तो ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम अगर हम बेस्ड अप्रोच करेंगे तो वही इफेक्टिव टूल होगा इन रिड्यूसिंग डिजास्टर एंड द क्लाइमेट इज एंड वन ऑफ द फ्यू अप्रोचेज टू रिड्यूस ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क इक्वेशन। 3 कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमारे रिस्क इक्वेशन को किस तरह हम जो इम्पैक्ट्स हैं, जो हज़ार्ड्स हैं उनको मिटिगेट कर सकें, या किस तरह जो इनकी वल्नरेबिलिटी है, इनका इम्पैक्ट है, किस तरह से हम उनकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकें, या फिर जो reduce exposure when natural infrastructure is established in the highly exposed area, जो अगर हाईली एक्सपोज एरिया में जो हमारा नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको कैसे हम रिड्यूस करें, ठीक है। हाउएवर देखो हम ये नहीं कह सकते कि इकोसिस्टम्स हम सारे के सारे हजार्ड्स को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो अर्थक्वेक्स हैं उन्हें हम नहीं मतलब कि बचा सकते, मतलब कि एफोरेस्टेशन करके या कुछ भी करके हम उसको, अर्थक्वेक वगैरह कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ हजार्ड ऐसे हैं, हम उन्हें इफेक्टिवली मिटिगेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं इन केस ऑफ 2004 जो इंडिया ओशन में सुनामी आई थी, या 2011 में जो तोहोकू अर्थक्वेक आया था, या सुनामी आई थी जापान में, जहाँ पे जो बहुत सारे कोस्टल फॉरेस्ट भी थे उन्होंने बहुत लिमिटेड प्रोटेक्शन दी थी, या तो नहीं दी या तो लिमिटेड प्रोटेक्शन दी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि नो डाउट जो मैंग्रोव्स ये फॉरेस्ट एरिया हैं हमें बहुत ज़रा एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने में। लेकिन इन्होंने बस यही बोला है कि नॉट ऑल द हज़ार्ड्स कैन बी इफेक्टिवली मिटिगेटेड बाय द इकोसिस्टम। इन्होंने एग्जांपल आपको दे दी है किस तरह इंडियन ओशन की सुनामी का, जो कि 2011 में आई थी, और किस तरह जो 2004 में आई थी, और किस तरह जो जापान में अर्थक्वेक और जो सुनामी आई थी 2011 में, किस तरह जो कोस्टल फॉरेस्ट से उन्होंने लिमिटेड प्रोटेक्शन ही सिर्फ प्रोवाइड की थी। जब आप देख लेते हैं किस तरह से जो इकोसिस्टम है आपकी किस तरह हेल्प करते हैं किस किस हज़ार्ड्स को मिटिगेट करने में। देखो गाइस ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मतलब ये सिर्फ आप पढ़ के बस ऊपर से पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद भी पता होगी, ठीक है। अगर आपने इतना यूपीएससी का पढ़ा है तो आपको ये खुद भी पता होगा। देखो माउंटेन फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑन हिल साइड, ये किस तरह से हमारे हज़ार्ड्स को कैसे मिटिगेट करती है। देखो वेजिटेशन कवर या जो रूट स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी इरोजन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो स्लोप है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। भाई देखो एक स्लोप ऐसे है आप एकदम से गिर जाओगे, लेकिन अगर इस पर क्या है थोड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, लाइक मतलब कि अच्छे खासा पेड़ हो गया तो आप क्या बच जाओगे ना। तो यही बात है कि जो स्लोप स्टेबिलिटी है इसको बनाए रखती है, लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंट करती है। उसी तरह जैसे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रॉकफॉल एंड स्टेबलाइज स्नो को स्टेबलाइज करती है, और एवलांचेस का रिस्क भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। जो कैचमेंट फॉरेस्ट होते हैं स्पेशली प्राइमरी फॉरेस्ट, वो फ्लड्स के रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं इन बाय इंक्रीजिंग इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेनफॉल एंड डिलेइंग पीक फ्लड वाटर फ्लो। फॉरेस्ट इन वाटरशेड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिचार्ज। जो भी वाटरशेड एरिया में जो वो फॉरेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वाटर रिचार्ज होता है, मतलब कि एक्वाफायर्स में वाटर का बढ़ता है, ड्रॉट की मिटिगेशन होती है, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमारी सेफगार्ड रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में उसको कहीं ना कहीं अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो अच्छा पानी है वही सिर्फ अंदर जाता है, ठीक है। वेटलैंड और फ्लड प्लेन्स आपने क्या कैसे काम करते हैं। देखो पहली बात ये फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो पीटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड अदर वेटलैंड ये कैसे वाटर को स्टोर करते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से जो स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या है उसको रिड्यूस करते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स, टाइडल फाइट, डेल्टाज एंड एस्चुरी ये भी करते हैं, हाइट और स्पीड ऑफ स्टॉर्म को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मार्शेस, लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स रिलीज द वेट सीजन फ्लोर स्लोली ड्यूरिंग द ड्रॉट पीरियड। ड्रॉट पीरियड्स के ड्यूरिंग क्या होते हैं, जो लेक्स या फ्लड प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं जो वेट सीजन को फ्लो करते हैं, ताकि ड्रॉट पीरियड्स में काफ़ी काम आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, वैसे मैं बता रही हूँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। कोस्टल जैसे मैंग्रोव, साल्ट मार्शेस, कोरल रीफ्स, बैरियर आइलैंड, साइंडोज ये किस तरह से एक्ट करते हैं आपको पता ही चुके हैं। मैंग्रोव के बारे में तो हमने सारा पढ़ा है। ह्यूरिकेन्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, फ्लड्स को, ठीक है, या फिर अदर जो कोस्टल हैजार्ड्स को, ठीक है। जो सॉल्ट वाटर नहीं जा पाता, ठीक है, उसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। वेटलैंड्स क्या जो सॉल्ट वाटर है उसको खुद को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये सी लेवल राइज उसको कहीं ना कहीं स्लो करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई लैंड्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ड्राई लैंड्स को रिस्टोर करोगे तो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे इवन जो डेजर्ट्स में भी जो उनकी जो नेचुरल वेजिटेशन है जैसे ट्रीज, ग्रासेस, श्रब्स है, वो कहीं ना कहीं जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको रिटेन करती है, ठीक है। वहाँ पे जो शेल्टर बेल्ट्स है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वो एक तरह का बैरियर एक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, विंड इरोजन, क्योंकि आपको पता है जो डेजर्ट एरिया में विंड इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, या वहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स बहुत चलते हैं, तो उनके तरह ये बैरियर एक्ट कर सकते हैं उनमें, ठीक है। अगर आप वेजिटेशन कवर एक मेंटेन करते हो ड्राई लैंड एरिया में या फिर
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, तो उससे क्या है जो न्यूट्रिएंट एनरिचिंग वहाँ पे जो प्लांट्स और वेजिटेशन लिटर है वो क्या करते हैं कि ड्रोट्स को कहीं ना कहीं रिकवर कर देती है, ठीक है। वहाँ पे जो लार्ज जो स्केल फायर्स, आपको पता है जो डेजर्ट एरिया होते हैं, सूखा एरिया, वहाँ पे जो है ना फायर्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इस फायर रिस्क को भी क्या करेगी, मिटिगेट करती है, ठीक है। सुंदरबंस के बारे में देख लेते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुंदरबंस, ठीक है। सुंदरबंस जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, 1,40,000 हेक्टेयर का एरिया है। ये डेल्टा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर पे, बे ऑफ बंगाल में। ये इंडिया के सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज 1987 में बना दिया गया था। साइट इंटरसेक्ट करती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डाइट्स भी हैं यहाँ पे, मडफ्लैट्स भी है, स्मॉल आइलैंड ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, एंड प्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल प्रोसेस। देखो इस एरिया में फोना भी बहुत रिच है, 260 बर्ड स्पीसीज हैं, बंगाल टाइगर है और कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज भी हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन फाइटन हो गया। देखो मैंग्रोव का कवर देख लेते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने देखने को मिला है मैंग्रोव कवर 2017 के कंपैरिजन कुछ पड़ा है, मतलब 54 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। जो मैंग्रोव कवर है कंट्री का वो कितना है, 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 0.15 इंडिया का जो लैंड है उसका 0.15% मैंग्रोव कवर मतलब कि मैंग्रोव से कवर है। वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा 42.4%, ठीक है। उसके बाद गुजरात के पास 23.6% और अंडमान निकोबार के आइलैंड के पास 12.3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट पे कितना है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कभी कभी लगाने को पूछ लेता है। यूपीएससी ने तो स्टेट पीसीएस तो पक्का पूछ लेता है कि वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा है, गुजरात के पास फिर, और सबसे कम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखा जाता है जो 40% जो वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर है वो मेनली साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में, और उसमें से इंडिया के पास 3% टोटल मैंग्रोव कवर है साउथ एशिया का। अब मैंग्रोव कवर को थ्रेट किया, ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, ह्यूमन कितना डिस्टर्ब कर रहा है, फ्यूल वुड कलेक्शन हो रहा है, लैक ऑफ एनी एलिवेशन स्पेसिस फॉर द मैंग्रोव स्पीसीज to regenerate and thrive have been highlighted by the World Wildlife Fund as the biggest reason for reduced mangrove cover, ठीक है सर। तो थ्रेट आपको सिंपल पता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मेनली हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से, ह्यूमन डिस्टर्बिंग की वजह से, एंड मैनी मोर, अर्बनाइजेशन है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अर्बन फ्लडिंग भाई ये पिछले साल भी अर्बन फ्लडिंग न्यूज़ में था, इवन हर साल ही होता है, क्योंकि आपको पता है मुंबई, दिल्ली, इन सब में क्या है, अर्बन फ्लडिंग आती है, मोस्टली मुंबई में आती है, ठीक है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की बात हो रही है, इसने क्या किया है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई है, इसके साथ कोऑर्डिनेट किया है और एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया है, जिसे इन्होंने बोला है आई फ्लोज मुंबई। क्या बोला है, आई फ्लोज मुंबई। देखो आई फ्लोज मुंबई क्या है, एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई के लिए, ताकि हम क्या कर सके, जो भी मुंबई में से फ्लड्स आती हैं उनसे हम रिकवर कर सकते, क्विकली रिकवर कर सकें, और जो भी फ्लड के रिलेटेड जो न्यूज़ है हमें 3 दिन पहले एडवांस में दे सकें, और जो इमीडिएट वेदर अपडेट्स हम देते रहें। देखो इससे क्या होगा, हम फ्लडिंग की अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, स्पेशली कब, हाई रेनफॉल इवेंट्स में या साइक्लोन से, जिसमें क्या है हम अलर्ट देंगे, जैसे रेनफॉल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, टाइड लेवल से रिलेटेड, स्टॉर्म सर्ज फॉर लो लाइंग एरियाज एंटिसिपेटेड टू बी इफेक्टेड, जो मेनली इफेक्टेड होने वाले हैं। इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स होंगे, देखो डाटा एसिमुलेशन, फ्लड इनंडेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसमिनेशन मॉड्यूल, जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि ये बताएंगे कि डाटा पूरा बताएंगे कि फ्लड कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, वल्नरेबल कौन कौन सा रीज़न है, तो ये सब बता देंगे, रिस्क ऐसा है। इस सिस्टम में क्या कहेगा, देखो जो वेदर मॉडल होगा वो कौन बताएगा, वो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बताएगा, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है ये प्रोवाइड करेगा। जो फील्ड का डाटा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और जो थीमेटिक लेयर्स ऑन लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये कौन प्रोवाइड करेगा, म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ ग्रेटर मुंबई। तो ये कुछ डाटाज हैं जो जिनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई है, कौन कौन क्या प्रोवाइड करेगा। मुंबई सेकेंड सिटी है जो के पास ये सिस्टम है, मतलब कि जो आई फ्लो सिस्टम है ये ऑलरेडी चेन्नई के पास है। सिमिलर सिस्टम ये बेंगलोर और कोलकाता भी सोच रहे हैं डेवलप करने की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस सिटी के पास ऑलरेडी है और कौन से सोच रही है, ठीक है। ये सिस्टम उन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जो हर साल अर्बन फ्लडिंग को क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। अब अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, देखो अर्बन फ्लडिंग में यही है कि जब आपकी प्रॉपर्टी को क्या है, मतलब फ्लड आ जाती है, ठीक है, फ्लडिंग हो जाती है, बिल्ट एनवायरनमेंट जो अच्छा खासा आपका एनवायरनमेंट सेटअप है वहाँ पे भी क्या है, फ्लडिंग आ रही है, स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ में इंटेंस रेनफॉल की वजह से, जिस वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, ठीक है।
देखो अर्बन जो फ्लडिंग है वो मेनली रूरल फ्लडिंग से क्या है डिफरेंट है, क्योंकि ये जो फ्लड की पीक्स है वो दुगनी या 8 टाइम्स क्या है उसकी इंक्रीज़ कर देती है। इवन जो फ्लड वॉल्यूम्स हैं वो भी 6 गुना बढ़ जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली फ्लडिंग अक्कर्स वेरी क्विकली ड्यू टू द फास्टर फ्लो टाइम समटाइम्स इन अ मैटर ऑफ मिनट। अभी ये अर्बन फ्लडिंग का क्या इंपैक्ट हो सकता है देख लो यार, ये तो आपको पता ही होगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो सकता है, लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है, ठीक है। ऑफकोर्स अब यार फ्लड आएंगे तो वहाँ पे डिजीज़ जो वाटर बोर्न है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, उनका क्या हो सकता है, एक्सपोजर होएगा, ठीक है। वाटर क्वालिटी डिटेरिएशन होएगी, इकोनॉमिक लॉसेज होंगे क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, सप्लाई चेन एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएंगी, पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होएंगी, ठीक है। एक्सीडेंट्स और फायर्स भी क्या होएंगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बारिश में क्या है, जो शॉर्ट सर्किट बहुत होते हैं जिस वजह से जो फायर्स के एक्सीडेंट या इस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कल करेंगे आगे, कि मैं आपको कल कराती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन फ्लडिंग से कल मैं पक्का स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।